Hello, good evening, everybody. So we are doing Dum series decoding UPSC mindset. तो इस सीरीज का मोटिव है वो यही है कि विद द लिमिटेड नॉलेज यू कैन क्लियर प्लम्स इफ यू अप्लाई द एप्टीट्यूड पैटर्न्स दैट वी डिस्कवर while decoding the UPSC mindset. And this series will help you so that you can get plus 15 marks in prelims, ताकि फिर prelims देने के बाद आपको कोई टेंशन ना हो कि मैं मेंस लिखूंगा कि नहीं, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन द डे यू अटेम्प्ट योर prelims एग्जाम. आते ही शाम को आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इफ यू वेस्ट योर टाइम बिटवीन prelims एंड मेंस दैट इज अ डिजास्टर. और इसलिए अब आपके पास जो भी टाइम बचा है prelims के लिए, जितने भी लेस देन 60 डेज बचे हैं, यू कैन डू रिवाइज योर स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर्स, बट ऑल्सो साथ साथ में इस एप्टीट्यूड को भी डेवलप करते रहें, ताकि आपका जो एप्टीट्यूड है वो इन सिंक विद हो जाए जो यूपीएससी की डिमांड ऑफ एग्जाम है. और अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम भी आ रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है. मॉक टेस्ट नॉलेज के लिए होता है, और जो ये टेस्ट सीरीज है ये सारी नॉलेज के लिए है. और जो यूपीएससी के एग्जाम है पीवाईक्यूज, वो नॉलेज प्लस आपका माइंडसेट जो यूपीएससी का है उसको डिकोड करने के लिए है. हमने 2 पेपर अभी तक सॉल्व किए हैं, 2024 एंड 2023. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद 2022 का पेपर. आप स्टार्टिंग से देखें ये सीरीज, ताकि फिर आपके स्लोली स्लोली पैटर्न खुद बनने स्टार्ट हो जाएं, और बीच बीच में वो पैटर्न अप्लाई होते रहेंगे बार बार, तो आपको और कॉन्फिडेंस आता रहेगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2022 का पेपर. अब इस पेपर में जो स्टार्ट हुआ था ए पार्ट, इट स्टार्टेड विद द इकोनॉमी सेक्शन. अब हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रैपिड फाइनेंसिंग facility and rapid financing instrument. These two words are written here. Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following. बस ये पूछा है, दो कीवर्ड दिए हुए हैं, ये किस बैंक का काम है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, या लिखा है, एक लिखा है यूएनईपी, एक लिखा है आईएमएफ, एक लिखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब मुझे एक चीज बताएं, जब आप कभी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को, जब आप कभी भी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आती है इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए, कि जो फाइनेंसिंग है, जहां जो क्रेडिट है, वो कौन सी बॉडीज देती है, वो मेन बॉडीज कौन सी हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देती हैं. अब एशियन डेवलपमेंट बैंक भी फंड्स देता है. यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव है, यूएनईपी फाइनेंस इनिशिएटिव एफआई, यूएनईपी एफआई. आपको लग सकता है कि ये सारे ये दे सकते हैं, पर वर्ड क्या है यहां पे, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, रैपिड. रैपिड का मतलब क्या है, रैपिड का वर्ड का मतलब समझे ना. वर्ल्ड बैंक का काम होता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, और क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रैपिड होंगे, तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना वर्ल्ड बैंक का काम होता है. और वर्ल्ड बैंक उसको रैपिड क्यों वर्ड यूज करेगा, उसके आगे इसमें कीवर्ड क्या लिखा है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग. जब इंडिया का 90 जब हमारे क्राइसिस आया था 1990s में, जब हमने अपनी इकोनॉमी में एलपीजी रिफॉर्म लेके आए, उस टाइम हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, तो हम कहां गए थे, आईएमएफ के पास. क्या वो रैपिड काम नहीं था, तो उन्होंने हमें रैपिड, इसके अंदर ही क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा. तो रैपिड वर्ड किससे ज्यादा एसोसिएटेड है, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से. अब यूएनईपी इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ये भी रैपिड क्यों देगा, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी काम होगा, रैपिड का मतलब होता है इफ देयर इज एनी इमरजेंसी लाइक अ सिचुएशन, तो आपको ये मैकेनिज्म दिए हुए हैं जो आपको जल्दी फाइनेंस दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे. तो वर्ड अब बचता है एडीबी एंड आईएमएफ. अब ये भी वर्ड क्या बैंक क्या है, ये भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देता है. तो आप अगर लॉजिक लगाएंगे तो भाई हमें रैपिड कहां पे पॉसिबल है, वो आईएमएफ में पॉसिबल है. तो जब हम बात करेंगे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वर्ड यहां पकड़ना क्या था, कैच क्या था, रैपिड. तभी आपको बोला था जब भी आप कुछ कर रहे हो तो ट्राई करें, उसको करते करते वर्ड्स को सर्कल कर लें कि भाई ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है. तो आपको जब हमने बताया था कि आपको यूपीएससी के पेपर में एरर्स को डिटेक्ट करना है, तो आपने जो भी कहानी लिखी है उसको आपको हर वर्ड को सोचना है कि भाई इसका क्या मतलब है. इस वर्ड से ही आप क्या कहां पहुंच पा रहे हैं, आईएमएफ. आपके पास एक नॉलेज थी, उस नॉलेज को आपने एक्स्ट्रापोलेट किया इस कीवर्ड के बेसिस पे. तो क्वेश्चन में कई बार एक वर्ड ही आपको आंसर तक पहुंचा देता है. इसका आंसर है भी क्या, बी इज द आंसर.
तो आपको इस तरह से लॉजिक लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आप ये सोचें कि नहीं मैं सारा कुछ याद करके जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी consider the following statements. With reference to the Indian economy, consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. Indicates the appreciation of rupee. अब मुझे एक चीज बताएं, an increase in नीर, नीर बढ़ने का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब आपको मान लो पता है नहीं पता, हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि आगे आपको पता है स्टेटमेंट्स को आगे पढ़ने से भी कई बार आंसर आ जाता है, तो आपको तब तक नहीं हिम्मत हारनी जब तक आप क्वेश्चन पढ़ के उसकी सारी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ लेते हो। अगला क्या है? एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आपको पता है रीर और नीर में फर्क क्या होगा? रीर और नीर में फर्क क्या होता है? रियल चीज में क्या आता है? इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है। तो अगर रीर बढ़ गया इट मींस इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। भाई अगर रीर बढ़ रहा है, अगर रीर बढ़ रहा है, यहां बोल रहे हैं रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, अगर रुपी एप्रिशिएट हो रहा है तो उससे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है कम होती है? कम होती है ना, एप्रिशिएट होने से। डेप्रिशिएट होने से बढ़ती है। तो वन एंड सेकंड स्टेटमेंट आर नॉट इन सिंक विद ईच अदर। या तो वन सही होगा या क्या सही होगा? टू सही होगा। दोनों सही नहीं होंगे, ये आपको पता लग गया है। या वन सही होगा या दो, दूसरा दोनों इकट्ठे सही नहीं हो सकते हैं, वन एंड टू नहीं आएगा, और दोनों इकट्ठे गलत भी नहीं हो सकते हैं। तो एक तो होगा आंसर में। आगे देखते हैं। An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between नीर and रीर। भाई आपको पता है कि रीर और नीर में इन्फ्लेशन ही एडजस्टेड होती है। नॉमिनल को अगर आपको रियल में लेके जाना है तो इन्फ्लेशन वाला एंगल एडजस्ट होता है। तो अगर ये गैप बढ़ रहा है इन्फ्लेशन का, तो ऑफकोर्स नीर में भी क्या होगा? गैप बढ़ रहा होगा। लॉजिक बोलता है बिल्कुल सही है। तो आंसर या तो 1-3 होगा या आंसर 2-3 होगा, ये हमें डाउट है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या पता ऐसा हो ही ना कुछ। तो लेट्स सी द ऑप्शंस 1-3 या 2-3। अब देखते हैं नीचे जाके क्या लिखा है। अब यहां पे आपको 1-3 है या 2-3? 1-2 तो पॉसिबल नहीं है इकट्ठे ना, 1-2-3 पॉसिबल है, क्योंकि 1-2 इकट्ठे आ नहीं सकते हैं। 1-3 या 2-3 ये है। तो आप बी और सी तक पहुंच जाते ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो दम सीरीज का जो एप्टीट्यूड है, या जो पैटर्न है, दम पैटर्न के बेसिस पे यू कैन रीच टू बी और सी। अब भाई इतना समझ लें, आपको पता है जो नॉर्मल एक्सचेंज रेट होता है, अगर आपने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, नॉर्मल एक्सचेंज रेट एक होता है यही नॉमिनल एक्सचेंज रेट या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, ये उल्टा होते हैं। जब ये बढ़ता है तो रुपी क्या होता है? जब ये बढ़ता है तो रुपी क्या होता है? डेप्रिशिएट। अगर कम होता है तो रुपी क्या होता है? एप्रिशिएट। पर इसमें उल्टा होता है, इसको बढ़ने से क्या होता है? रुपी एप्रिशिएट, और कम होने से क्या होता है? डेप्रिशिएट। तो जो पहला स्टेटमेंट था, तो नीड का पहला स्टेटमेंट क्या है? द इंक्रीज इन नीड मींस एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये नॉलेज के बेस पे है, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो। तो अगर आपको पता होता तो आप एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच पाते, नहीं पता होता तो एटलीस्ट आप इस पे पहुंच जाते 50-50 पे। दैट इज आंसर ये है। तो आंसर क्या है इसका? 1 and 3 इज द आंसर। अगर पर आपने बी और सी में से अगर यहां तक पहुंच रहे हो, इट मींस योर पैटर्न एंड प्रोसेस इज राइट। बट हाँ, उसमें आपको बताया था कि नॉलेज का रोल तो हमेशा ही रहेगा। तो लिमिटेड नॉलेज जो थी, अगर वो आपकी अपने एक्वायर नहीं की, तो यहां पे गलत हो सकता था ये। पर एटलीस्ट आता किसके बीच में? बी और सी के बीच में। अगर आप लगा रहे हैं 1, ये डी और ए, इसका मतलब क्या है? आपका एप्टीट्यूड और पैटर्न ही आपने डिकोड नहीं किया है, तो प्रोसेस में ही फ्लॉ है। तो यहां तक पहुंचना कर सकते थे हम, कहां से? दम एप्टीट्यूड से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, with reference to Indian economy, consider the following statement। आप ये देख भी पा रहे होंगे कि 24 के पेपर में इकोनॉमिक्स कैसी आई थी, हमने की 23 में आई और 22 में कैसी आई। अब 22 में जो कर रहे हैं, बड़े ही लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पे लॉजिकल एनालिटिकल क्वेश्चन के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आने लग गए इकोनॉमिक्स से। तो आपको पैटर्न ये भी पता लग गया कि कैसे तैयारी करनी है इकोनॉमिक्स की। वो पीवाईक्यू से ही पता लगता है, तो साथ साथ में वो चीजें भी साथ साथ में डिकोड करते रहे। मैं भी आपको बता रहा हूं, पर अपने माइंड में रखें कि मेरे को तैयारी भी कैसे करनी है, कि लिमिटेड नॉलेज जो गेन करनी है, एक्वायर करनी है, वो किस जाके किस रास्ते पे करनी है। तो आपको लिमिटेड नॉलेज कौन कौन सी एक्वायर करनी है, ये भी पीवाईक्यूज बताते हैं। अब इसमें देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज कि भाई विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है,
इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगा तो मार्केट में और पैसा देगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, तो दिस इज नॉट करेक्ट। आपने देखा लॉजिक लगा के, इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है बहुत ज्यादा, उसे एप्रिशिएट करना है, तो रुपी को एप्रिशिएट करने का तरीका क्या होता है, आप डॉलर की वैल्यू कम कर दो। डॉलर की वैल्यू कैसे कम करोगे, मार्केट में और ज्यादा डॉलर भेज के, तो हम सेल करेंगे डॉलर्स इन द मार्केट। जब डॉलर सेल करेंगे तो ऑफकोर्स रुपीज खींचेंगे तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, रुपी क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट। तो आपको रुपी कम करना है मार्केट में और डॉलर बढ़ाना है, यही इस ऑप्शन बोल रहा है, तो आंसर क्या हो गया है, करेक्ट। ये सिंपल इकोनॉमिक्स के जो आप फंडामेंटल्स पढ़ते होते हैं, डिमांड सप्लाई के, एक्सचेंज रेट के, मॉनेटरी पॉलिसी के, वही यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इफ द इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन, अब मुझे एक चीज बताएं सिंपल सी, आपने पहला स्टेटमेंट काट दिया, जैसे ही पहला काटा ये ऑप्शन कैसे सेट आंसर वैसे ही आ गया आपका, क्या 2 और 3, तो 3 तो वैसे ही करेक्ट हो गया। अगर आप जाके देखें तो आपको पहले बताया था आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने में कितने सेकंड मिलते हैं, 72 सेकंड। अब बैठ के पेपर में ये नहीं करना है मैं पहले इसको भी सोचूंगा, अगर आप इस पे बिल्कुल श्योर हैं दोनों स्टेटमेंट्स पे, फिर तो आंसर आ ही गया है। फिर इसको पढ़ लें एक बार, पर ऐसे नहीं बैठ के इस पे अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि आपको 72 सेकंड है। अगर यहाँ पे आपने मान लो ये 30 सेकंड में कर दिया, अब आपको 42 सेकंड बच गए हैं, जो आप किसी और क्वेश्चन में जाके जहां पे ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, डिकोड करने में, वहां स्पेंड कर सकते हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल प्रीलिम्स में नॉलेज एप्टीट्यूड के साथ साथ इंपॉर्टेंट किसकी है, टाइम की भी है। बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता है, पहले 3 रीडिंग हो जाती थी, पहली सेकंड थर्ड, आजकल तो सेकंड पे ही टाइम खत्म हो जाता है। आप ये करके देखेंगे क्योंकि लेंथी हो गए हैं पेपर्स, बहुत ज्यादा एनालिसिस होता है, बहुत लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं। पर पढ़ लेते हैं क्या है, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, अगर वहां इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। तो फिर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो ऑफ कोर्स वहां पे क्या करेगा, आरबीआई डॉलर को बाय करेगा, लॉजिकल स्टेटमेंट है। इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू G20 फ्रेमवर्क, विद रेफरेंस टू G20 फ्रेमवर्क, कॉमन फ्रेमवर्क, अब ये न्यूज में था उस साल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 together with the Paris Club. It is an initiative to support low-income countries with unsustainable debt. अब मुझे एक चीज सिंपल से बताओ, जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ये वर्ड करंट अफेयर में बहुत बार सुनते हो, ये पेरिस क्लब क्या है, एक इकोनॉमिक चीजों को डील करता है। पेरिस क्लब इकोनॉमिक वाली चीजों को डील करता है, यही डेट रूट वाली, जो कौन सी कंट्रीज होती हैं, अंडर डेवलप्ड होती हैं, डेवलपिंग होती हैं, मतलब ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है पेरिस क्लब, अगर इतना पता हो आपको। अब G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है, अगर वो G20 कॉमन फ्रेमवर्क है, इट इज एंडोर्स्ड बाय G20, ऑफ कोर्स उसको G20 एंडोर्स तो करेगा। एंडोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई उसको वो सपोर्ट कर रहा है, तो G20 का है तो G20 सपोर्ट नहीं करेगा। साथ में ये भी ग्रुपिंग क्या है, इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, तो ये भी इंडोर्स तो कर ही सकता है लॉजिकली, तो हाँ कर सकता है। पर आपको इतना पता होना चाहिए था पेरिस क्लब क्या है, इकोनॉमिक है, चीजों को डील करता है, ये पढ़ते भी आप करंट अफेयर्स में। नहीं तो आप ये भी अज्यूम कर सकते थे कि भाई पेरिस क्लब और G20 ये फैक्ट है, क्या आप पता पेरिस क्लब ना हो तो उसको क्रॉस भी कर सकते थे, आप इसको गलत भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। पर अगर आपके पास नॉलेज थी तो आप इसको सही मारते। पर अगर आपने इसको गलत भी माना है, ये अज्यूम करके कि 2 लिखी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन और ये गलत होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं, तो आप उसको क्रॉस भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद लगता है इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट, आपको पता लग गया है कि G20 जो बॉडी है इसमें मेनली क्या होती है, स्टार्टिंग में क्यों आई थी, ये इकोनॉमिक रीजंस के कारण आई थी, और पेरिस क्लब भी क्या है, इकोनॉमिक्स वाला है। और यहाँ पे लिखा है इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। अब मतलब ये सारे स्टेटमेंट काट दें, बस ये देख लें कि ये इकोनॉमिक्स में हेल्प कर रहा है किसको, जो लो इनकम कंट्रीज हैं। तो क्या G20 ऐसा नहीं कर सकता इसके अंदर? तो ये स्टेटमेंट बड़ी जेनरिक सी है कि ऐसा करता है, कभी भी ये स्टेटमेंट गलत नहीं होती है कि ये फ्रेमवर्क में इस बॉडी में ये होता है, अगर वो बड़ी ही जेनरिक है, स्पेसिफिक नहीं है।
अगर आपको लॉजिक बैठ रहा है कि G20 इकोनॉमिक्स में हेल्प करती है और ये भी इकोनॉमिक्स वाला इनिशिएटिव है, तो ये सही होगा, इसके सिंक में है ये, तो ये तो सही है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर बोथ मारते हो या ओनली मारते हो, पर एटलीस्ट आपको बी सी पे पहुंचना था। पर यहां पे पेरिस क्लब के बारे में अगर इंफॉर्मेशन होती तो आप यहां पहुंचते, नहीं होती तो आपको अज्यूम करके गलत है यहां पहुंचते, पर एटलीस्ट आप बी सी में पहुंचते। जैसे यहां पे भी हम 2 में पहुंच गए थे, ए और सी में, तो एटलीस्ट ये काम आपका क्लियर हो। तो दम एप्टीट्यूड या दम सीरीज के बेसिस पे हम एटलीस्ट 50-50 पे पहुंच पा रहे हैं। और अगर आप मान लो 50-50 पे पहुंच के ऐसे 10 क्वेश्चन करते हैं तो 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूं प्योर मैथ्स के बेसिस पे, अगर इसमें भी लॉजिक भी ऐड कर दें अपनी नॉलेज वाला, तो चांसेस होते हैं 7 और 3 हो जाते हैं। ये तो होते हैं प्योर मैथमेटिक्स। और अगर हम वैसे इसमें लॉजिक और नॉलेज ऐड कर दें तो 7 और 3 हो जाते हैं। और यही हमें चाहिए। दम एप्टीट्यूड का गोल ये है कि आपके 10 में से 7 सही और 3 गलत हों। वही होता ना 100 किए और 70 और 30, तभी आप उस कट ऑफ पे पहुंच जाते हैं। यही गोल है, तो यही ध्यान में रखना है। पर हाँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है लिमिटेड, मतलब अगर आपको पेरिस क्लब के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है, डीप में आइडिया नहीं है, तब भी हो जाता है। तो आपको ना चीजों के बारे में प्रीलिम्स में है क्या कि आपको बहुत चीजें जाननी है पर डेप्थ में नहीं जाननी है। ओवरव्यू अगर है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। मेंस में कम चीजें जाननी होती हैं पर डेप्थ में जाननी होती हैं। वो थीम्स मेंस के पीवाईक्यू से मिलता है। तो मेंस है लिमिटेड बट डेप्थ नॉलेज, प्रीलिम्स है विड्थ ऑफ नॉलेज बट नॉट गोइंग डीप इनटू दैट। तो बस यही है इसमें गोल जो आपको समझ में भी आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि प्रीलिम्स में ये पक्का है कि मेरे को अपनी नॉलेज को वास्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ उसकी विड्थ, पर हाँ डेप्थ इतनी इंक्रीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर मुझे चीजें थोड़ी बहुत भी पता है तब भी मैं आंसर पे पहुंच पाता हूं या पाती हूं। आगे समझ में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मैंने अभी बताई है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, IIBs, inflation index bonds. Government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIBs. मुझे एक सिंपल लॉजिक बताओ, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स में बॉन्ड्स को ज्यादा सिक्योर किया जा रहा है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जा रहा है। आपका इंटरेस्ट रेट 4% है, इन्फ्लेशन 6 हो गई तो कितना बन गया 10%। तो मुझे बताओ अगर इन्फ्लेशन से वो पहले ही एडजस्ट है तो जो ये रेट देंगे आपको ज्यादा देंगे या कम देंगे? ऑफ कोर्स कम देंगे, क्योंकि ये जो ये इन्वेस्टमेंट है ये क्या बड़ी सेफ है। तो जो इन्वेस्टमेंट सेफ होती है उस पर इंटरेस्ट भी क्या होता है, कम होता है। तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन दिस बोरिंग बाय वे ऑफ IIBs। दूसरा वर्ड कैन है, गवर्नमेंट ऐसा कर ही सकती है भाई। अगर गवर्नमेंट कैन वर्ड लिखा है तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ IIBs, बिल्कुल सही। लॉजिक तो कह ही रहा है, पर वैसे वर्ड क्या है कैन। अगर ये कैन ना होता गवर्नमेंट शुड डू दैट, वो अलग वर्ड है। कैन तो भाई कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, नुकसान भी सह के काम कर सकती है। तो आप ये वर्ड से भी, ये इंग्लिश फ्रेज से भी आंसर पे पहुंच पाएंगे, पर हम तो लॉजिक पे पहुंच रहे हैं ना। पर ये इंग्लिश हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपको हर वर्ड को अंडरलाइन करना है। क्योंकि जब एग्जामिनर ऑप्शन सेट कर रहा होता है वो कुछ ऐसे सेट कर देता है जो कि बहुत ही ब्रॉड होते हैं, वो वैसे भी गलत नहीं हो पाते हैं। वो ट्राई कर रहा हो कुछ चेक करने की, पर ऐसे जो वर्ड्स हैं ये सोशल साइंसेज में कई बार जो वर्ड यूज होते हैं उससे स्टेटमेंट अपने आप ही सही हो जाती है, चाहे उसमें कोई कंसेप्ट हो या ना हो। अगला है IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। वही तो होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, उसके बेस पे तो यहां पे पहुंचे थे, बिल्कुल लॉजिकल है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। अब मुझे बताएं गवर्नमेंट चीजों पे टैक्स कब लगाती है या कब नहीं लगाती है? चीजों पे टैक्स तब नहीं लगाती है जब वो बहुत ज्यादा रिस्की हो। और टैक्स कब लगाती है? जब रिस्की ना हो तो लगाएगी ना भाई। टैक्स होता है आपको इंसेंटिव देने के लिए। भाई इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स लोग वैसे ही परचेज करेंगे, वहां पे इंसेंटिव देने का फायदा है ही नहीं गवर्नमेंट को, देन व्हाई दे आर नॉट टैक्सेबल। तो ये तो वैसे ही लॉजिक से गलत हो गया। तो आंसर विल बी A 1 और 2। तो सिंपल या इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के नाम से ही आंसर पे पहुंच पा रहे हैं। कुछ आइडिया है या नहीं, नहीं पढ़ा है तब भी जरूरत नहीं है पढ़ने की, नाम में ही छिपा है वर्ड एसोसिएशन, एटिमोलॉजी।
द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। अगर मीनिंग समझ लेंगे काम तो आधा वही हो गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, यहां पे हम उसका पैटर्न को डिकोड करें। अगर हमने आपको पैटर्न बताया था एक, जब यूपीएससी करता है दिस बट नॉट दिस, दिस बट नॉट दिस, अगर ये पैटर्न है दिस बट नॉट दिस, तो उसके चांसेस क्या होते हैं, सही होने के कम होते हैं, उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि होता क्या है स्टेटमेंट में, ये भी होता है एज वेल एज ये भी होता है, पर यूपीएससी क्या करती है, उसे पता होता है आधी स्टेटमेंट सही कर देते हैं आधी गलत, ताकि बच्चे को डाउट आ जाए। दिस बट नॉट दिस, तो बट नॉट दिस का पैटर्न क्या है कि आधी स्टेटमेंट सही और आधी गलत, और जब आधी सही होगी आधी गलत होगी, उसमें डाउट आ जाएगा बच्चे को कि क्या ये सही है या नहीं है। और सेम यहां पे है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज, दिस प्लस दिस आर नॉट टैक्सेबल, दिस प्लस दिस आर नॉट टैक्सेबल, ये भी वही है जो आइडिया है, कौन सा, दिस बट नॉट दिस, वैसा ही पैटर्न है। तो अगर ऐसा आता है दिस एज वेल एज दिस बट नॉट दिस, वो भी सेम पैटर्न ही है। दिस बट नॉट दिस या दिस प्लस दिस बट नॉट दिस, सेम पैटर्न है। उसके स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, कि आधी सही है आधी गलत है। आया समझ में? तो एक पैटर्न होता है यूपीएससी इंटरचेंज करती है, हमने देखा है। एक होता है यूपीएससी फैक्ट्स देके आपको कंफ्यूज करना चाहती है। एक होता है आधी स्टेटमेंट सही और आधी गलत, ये आपको डिटेक्ट करने होते हैं पैटर्न्स। तो मान लो आपको स्टेटमेंट देखी, आपको नहीं आती, आपने पैटर्न डिकोड कर लिया, फिर आपको लगा कि ये पैटर्न के हिसाब से गलत होना चाहिए, अब मैं देखता हूं कि इसके सही होने के चांसेस हैं या नहीं। अगर वो भी कम है तो आप उसको क्रॉस ही करोगे। प्रोबेबिलिटी इज द वे टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आप शॉर्ट तरीके से प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, वो बड़ा रिस्की काम है। फिर तो नॉलेज के पीछे पागल होते रहेंगे और नॉलेज का कोई एंड नहीं है, और फिर आपका मेंस भी सफर करेगा, और उस नॉलेज के पीछे जाएंगे तो पेपर में वैसे भी नॉलेज जितना मर्जी एक्वायर कर लें, एंड में एप्टीट्यूड इज गोइंग टू इंपॉर्टेंट। और कई बार तो दम सीरीज या दम एप्टीट्यूड डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज इटसेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हुआ। और जो आप ये एप्टीट्यूड लगाते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना भी क्या होता है, आपका माइंड ऐसे चलता है, मेरे पास लिमिटेड डाटा पॉइंट्स हैं एंड आई विल ट्राई टू यूज दैट डाटा पॉइंट्स टू गेट टू माय आंसर, रेदर देन आप पहले क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, मैंने कहां पढ़ा था फिर मैं कहां पहुंचूंगा। ये तरीका नहीं है प्रीलिम्स क्लियर करने का। तरीका है कि आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके, उसका एनालिसिस करके आप आंसर पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं। दिस इज द वे। आया समझ में यहां तक? अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। With reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? अब मुझे ना एक चीज ये समझें छात्र में, सबसे बड़ा दम एप्टीट्यूड एक और है जिसको मैं अभी करवाता हूं ताकि आप इसको याद रखें। यूपीएससी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं कोई, अभी मैंने आपको बताया कोई गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। अब उस गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में यूपीएससी स्टेटमेंट्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखेगा उनका। अगर उनका पॉजिटिव लिखा होगा स्कीम्स का तो वो जनरली सही होते हैं, अनलेस और अनटिल उसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। तो आपकी स्कीम में कुछ फैक्ट्स होंगे कि भाई कौन एलिजिबल है, एक होता है स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एज सच जब स्कीम पूछी जाती है तो उसका ऑब्जेक्टिव सही होता है, क्योंकि यूपीएससी गवर्नमेंट की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो गवर्नमेंट को पॉजिटिव लाइट में दिखाती है। क्योंकि इन पेपर्स को फिर बाद में देखा भी तो जाता है। अगर मान लो ऐसा सेट करने लग गए तो कई बार क्वेश्चन पे डिबेट होती है ना न्यूज में, तो ऐसा ना हो कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम्स पे नेगेटिव टिप्पणी भी हो जाए, तो वो ट्राई करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हैं स्कीम के। जैसे हमने देखा ना G20 फ्रेमवर्क, एक उसका फैक्ट था जो वहां सही था, पर अगर हमें नहीं पता था हम गलत कर देते, पर उसका जो दूसरी चीज थी, उसका जो एस्पेक्ट है फिलोसफिकल, वर्किंग, फंक्शनिंग, वो हमेशा सही होती है। और कुछ है हमारे वल्नरेबल सेक्शंस, मान लो वुमेन है, फार्मर्स हैं, इनको भी पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है। कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं होगी कि जो होंगे फार्मर्स, वुमेन, कोई स्कीम इनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं दिखाएंगे। कोई स्कीम लिखी और बोला ये स्कीम फार्मर्स इसमें एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं दिखाएंगे। ये वल्नरेबल है तो इनके पॉजिटिव या इनके पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, या इनके वेलफेयर की बात की जाती है, उल्टा नहीं दिखाएंगे। वैसे ही है एक कि ये टॉपिक जो पूछा है क्वेश्चन, ये न्यूज में क्यों था। अगर आपको ये पता लग गया ये न्यूज में क्यों था, उसके बेसिस पे भी स्टेटमेंट सॉल्व हो जाती हैं। वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। और जो आपको बताया गवर्नमेंट स्कीम्स और वल्नरेबल सेक्शंस और कोई भी बॉडीज, एक होते हैं फैक्ट्स, एक होते हैं उसके फंक्शंस। तो जो फंक्शंस होते हैं वो जेनरिक स्टेटमेंट्स होती हैं, वो कभी गलत नहीं होती हैं, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा काम होता है, उसके बारे में जब जेनरिक स्टेटमेंट बनाई जाएगी तो वो उसके काम में आ ही जाता है।
तो वो स्टेटमेंट हमेशा चांसेस क्या है सही होने के ज्यादा है। अगर यूपीएससी कोई एक्ट लिखता है उसके साथ ईयर लिखता है तो ईयर कभी गलत नहीं करता है। और आपको स्टेटमेंट देके पता, क्वेश्चन देके समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में उस पे फोकस किस पे है। अगर फोकस किसी आइडिया पे है तो जो बाकी फैक्ट ऊपर लिखे हुए हैं उस पे क्वेश्चन है ही नहीं है। ये हमने कल भी देखे थे कि अगर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की कोर वो जानना क्या चाहता है आपसे एग्जामिनर, अगर वो पकड़ लिया आपने, उसके अलावा जो भी फैक्ट लिखे होंगे वो वैसे ही लिखे होंगे, बस वो फैक्ट्स गलत नहीं होते हैं अगर आपको पता लग गया कि क्या पूछना चाह रहा है। आया समझ में? हम आज देखेंगे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है कि क्या पूछना चाह रहा है, अगर ये पता लग गया तो आपका काम वैसे ही हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन क्यों न्यूज में था कि जो फॉरेन ओन्ड जो हमारी फर्म्स हैं ऑपरेटिंग इन इंडिया, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस। मान लो अमेजॉन है, उस पर आ रहा था, वो अपना सामान भी बेच सकती है और मार्केट प्लेस भी दूसरों का सामान भी बेच सकती है। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेसेस। भाई ऐसा नहीं होगा ना, फिर तो अपने प्लेटफॉर्म पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। इसको रोकने के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लिमिटेड अमाउंट में बेच सकती है तो दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेसेस। तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, तो वो सेल कर सकते हैं, नहीं करेंगे बिकॉज क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, तो उनको हमने अलाउ नहीं किया है। अगला क्या है, द डिग्री टू विच दे कैन ओन अ बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स इज लिमिटेड। बिल्कुल भाई, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपटीशन इंश्योर करना है। मतलब ये न्यूज में क्यों था कि जो ये कंपनीज हैं ये कंपटीशन को खत्म कर देती हैं, क्या बना लेती हैं, मोनोपोली बना लेती हैं, इसलिए ये न्यूज में था। तो ये भी क्या है, मोनोपोली को खत्म करने के लिए बोल रहा है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और ये क्या कर रहा है, मोनोपोली प्रमोट कर रहा है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई है। तो आंसर क्या है इसका, बी इज द आंसर। तो दे कैन सेल देयर ओन गुड्स, तो ये मोनोपोली हो जाएगी ना फिर उनकी, अमेजॉन की, तो फिर क्यों है ना, बायस हो जाएगा। अपनी ही दुकान पे अपना ही सामान बेच रहे हो, बाकी सामान कैसे बिकेगा फिर। तो कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। अब लिखिए हमारा जो 7th नंबर क्वेश्चन। समझ में आया कि आपको पता लग गया टॉपिक में, ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, वहीं से आपने निकाल लिया। तो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज से भी आंसर आते हैं, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं। ये नहीं कि आपको बस हर चीज पढ़ी हो आपने इनके बारे में, आइडिया है उससे भी ड्राइव कर लेंगे, क्योंकि आइडिया के बेसिस पे हमें करना है। तो हम जो कर रहे हैं एनालिसिस, ये आइडिया के लेवल पे कर रहे हैं, ना कि फैक्ट्स के लेवल पे। तो आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम, और ये आइडियाज बनते हैं जब आप डिकोड करोगे यूपीएससी का माइंडसेट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना 6 नंबर क्वेश्चन। लेट्स गो टू 6 नंबर क्वेश्चन, और सॉरी 7th नंबर क्वेश्चन, 6 हो गया हमारा। 7 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये पहले आया हुआ है यूपीएससी में, बिल्कुल आया हुआ है, तो जो पहले पूछे जाते हैं वो भी ध्यान में रखने होते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। रियल सेक्टर, असली में रियल इकोनॉमी क्या है, वो रियल इकोनॉमी होती है सर, अगर मैं बताऊं, एक है रियल इकोनॉमी, एक जो रियल इकोनॉमी नहीं है। मतलब इकोनॉमी तो इकोनॉमी है ना, रियल और नॉन रियल कैसे डिवाइड करेंगे, जिसके कारण कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कैपिटल क्रिएट हो रही है, वो रियल होगी। वैसे ट्रांजैक्शन तो बहुत होती हैं, वो रियल नहीं होगी। तो रियल तो इकोनॉमी वही होती है ना जो कैपिटल क्रिएट करती है। आपने इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री ने कोई इक्विपमेंट बनाए, वो क्या होगी, रियल इकोनॉमी। आपने शेयर खरीदे, वो रियल इकोनॉमी नहीं है, वो है इकोनॉमी का पार्ट ही, पर वो रियल इकोनॉमी नहीं है। ये हमने बेसिक्स से पता है हमें इकोनॉमिक्स के। पर अगर हम वैसे देखें यहां स्टेटमेंट से, मान लो आपको नहीं पता है क्या होता है रियल, काट दो इसको, स्टेटमेंट पढ़ो, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक्स। तो यहां कोई चीज क्रिएट हो रही है ना सर, यहां भी कोई चीज क्रिएट हो रही है। तो टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फैब्रिक्स, तो यहां तो पहला दोनों क्या होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होंगे। तीसरा क्या है, कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, ये बस इकोनॉमी में कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है ना सर। तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड सिंक नहीं है थर्ड के साथ। अगला क्या, कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। तो ये तो फाइनेंसेस की बात होगी। इकोनॉमिक्स में ये जो बैंकिंग सिस्टम की बात होगी, तो बैंकिंग सिस्टम रियल इकोनॉमी नहीं है। तो यहां तो आंसर 1 2 है, यहां आंसर 3 4 है, 1 2 3 4 तो पॉसिबल नहीं है। तो देखें 1 2 है कहीं पे, यहां पे है, 1 2 3 4 तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 के साथ कुछ और नहीं आ सकता है, 1 2 इकट्ठे आएंगे। अगर 1 2 इकट्ठे आएंगे, ये तो वैसे ही चला गया, ये भी वैसा चला गया, 1 2 3 4 इकट्ठे आ नहीं सकते हैं, तो बचा क्या, 1 2, आंसर क्या है, ए। तो इस बेसिस पे भी निकाल सकते हैं अगर आपको पता भी नहीं है क्या होती है रियल इकोनॉमी। स्टेटमेंट्स ये दोनों सिंक में है, ये दोनों सिंक में है,
चारों इकट्ठी सही नहीं हो सकती, या तो दोनों ये सही होंगी या ये सही होंगी। रियल कौन सी लग रही है आपको, ये या ये ज्यादा रियल लग रही है, तो इसको डालेंगे, काम खत्म। इस लेवल का माइंडसेट आपको डेवलप करना है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ये पता लग जाता है कि भाई पेपर में क्वेश्चन पूछा ही क्यों है, आंसर वहीं से आ जाता है, क्या है अगर वो नहीं भी पता तब भी काम चल जाता है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब मेरे साथ साथ इसको देखना भाई क्या क्या इसमें लिखा है। बड़ा क्वेश्चन है पेपर में ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए यू नीड 2 मिनट्स। तभी कह रहा था कि 72 सेकंड है, बाकी जो आपके ये सेकंड है 84 सेकंड है, ये कहां से आएंगे, बाकी क्वेश्चन में जो आपने सेव किए हैं। इन क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि बहुत लेंदी स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़नी पड़ती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रीलिम्स में टाइम की अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन को बैठे हैं 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रेशर में, टाइम प्रेशर में सॉल्व करना है तो इंपॉर्टेंट। कई बार आप वर्ड को समझ नहीं पाते हैं, कुछ कीवर्ड भूल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है जब टाइम कम हो। तो वो टाइम फ्रेम में रह के भी ऐसा एप्टीट्यूड बनाना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ में टाइम को भी इंपॉर्टेंस देता जा रहा हूं ताकि आप वो इग्नोर ना करें। क्योंकि पेपर देके आएंगे तो आप आके बोलेंगे कि मेरा पहला राउंड तो हो गया था सारे क्वेश्चन देखने का 65 मिनट्स में, दूसरा कर रहा था या कर रही थी, बस वही हुआ और लास्ट में 2-5 मिनट बचे, मेरे पास थर्ड राउंड तो आया ही नहीं। तो मुझे यहीं पे कॉल लेनी पड़ी क्वेश्चंस की जो डाउट में थे, और यहां पे लेनी पड़ी जो शॉर्ट थे, और तो कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं दोबारा देख पाऊं पेपर को, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, वर्ड क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्ट, मतलब उसने जो स्टेटमेंट सेट किए हैं वो आसपास है, तभी क्या बोल रहा है वर्ड बेस्ट। क्या वर्ड है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली। अगर आपको पता था ये क्यों बोली जाती है ये मीडिया में रिसेंटली, तो क्या बहुत देर से बोली जा रही है। आपको लग रहा है कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ कोर्स बाहर से इंडिया में तो नहीं हो रहा होगा, अगर ऐसा हो रहा होगा फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि बात आप देखोगे यहां पे सारी बातें क्या है, पैसे की बातें हैं, कंपनी कंपनी इन्वेस्टिंग, तो इंडिया में तो नहीं आ रहा होगा, ट्रांसफर इंडिया से बाहर हो रहा होगा। और वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, वो क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, मतलब कोई पैसा डायरेक्टली नहीं जा रहा है पर वो इनडायरेक्टली वहीं जा रहा है, नेट इंडिया को पैसे का लॉस हो रहा है। यही कहानी है, यही कहानी है कि भाई अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, बातें क्या है यहाँ पे जो सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, बातें क्या, इकोनॉमिक्स की हैं, पैसे की बातें हैं। अगर पैसे की बातें हैं तो पैसा इंडिया में तो नहीं आ रहा होगा, तो बाहर जा रहा होगा, पर वो ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होगा, पैसा डायरेक्टली बाहर नहीं जा रहा है पर इनडायरेक्टली जा रहा है, मतलब पैसा बाहर जा रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म में। वही हमें देखना है कि किन किन स्टेटमेंट्स में पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है इनडायरेक्टली, और पैसा इंडिया से बाहर जाएगा, या बातें क्या हो रही हैं, कंपनीज की बातें हो रही हैं, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी। अब कंपनी पैसा कैसे बाहर लेके जाएगी, कुछ ऐसा करेगी कि हमें पैसे का लॉस होगा, मतलब कंट्री हमारे पास क्या नहीं दे रही है, हमें टैक्स नहीं दे रही है। वही होता है ना भाई, आपको इनडायरेक्ट ट्रांसफर किए कंपनी ने, मतलब पैसा डायरेक्टली बाहर नहीं लेके गई, कुछ ऐसा किया कि जिससे इंडिया से पैसा बाहर चला गया जो इंडिया में रहना था। जैसे कि पैसा उसका क्या होता है, कंपनी का पैसा टैक्स देती है कंपनी, कोई कंपनी इंडिया को पैसा देती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। उसने कुछ ऐसा किया कि अपना टैक्स जो है वो शिफ्ट कर दिया कहां, बाहर, जो कि इंडिया को मिलना चाहिए था, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। यहां तक पहुंचे आप, इसे डिकोड करना कहते हैं। थोड़ा सा आइडिया था कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है, यहां देखा तो पैसा ट्रांसफर हो रहा है। पैसा कौन ट्रांसफर कर रहा है, कंपनीज कर रही हैं। अब कंपनीज पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट मैनर में। कैसे होता है इनडायरेक्ट, इस लेवल का लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा, फिर आप कर पाएंगे। फिर अगर आप रट्टा लगा के जा रहे हैं तो पेपर में वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है, तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपका लॉजिक नहीं है। इसमें नॉलेज अगर थी भी तब भी आप ना कर पाते, कंफ्यूज हो जाते, पर लॉजिक था तो कर लेते। तो समटाइम लॉजिक इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, ये मैं बोल रहा हूं, लॉजिक इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखते हैं एक एक करके, आपको समझ में आ गया क्या होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब देखें इसको, an Indian company investing in foreign enterprises and paying taxes to the foreign country on the profits arising out of its investment। भाई इंडिया कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइज और फॉरेन कंट्री को पैसा दे रही है। भाई इंडियन कंपनी है, वहां पे फॉरेन एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रही है और वहां उसको पैसा दे रही है इन्वेस्टमेंट पे। अब पैसा तो भाई इंडिया की कंपनी बाहर थी उसी को दे रही है, ये कोई ट्रांसफर थोड़ा ना कर रही है, पैसा जहां पे थी वहीं दे रही है। और फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू, बिल्कुल सही बात है ये, पर यहां पे वो वर्ड नहीं आया ना, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर तो कर रही है किसको, टैक्स वहां पे कर रही है, पर
कैसे कैसे ऐसे शिफ्ट कर पा रही है, वो वर्ड तो इसमें आया ही नहीं अभी तक, बस ये बोला टैक्स क्या दे रही है, वहां दे रही है, बिल्कुल वहां टैक्स दे रही है वो, पर ऐसा क्या कर रही है कि टैक्स वहां देना पड़ रहा है। अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आया और टैक्स वहां दे रही है। ट्रांसफर क्या किया इसने? ट्रांसफर मतलब इसने कुछ तरीका चूज किया होगा जिससे पैसा बाहर जा रहा होगा, तो यहां पे वर्ड ट्रांसफर तो आया ही नहीं है। आगे देखते हैं। द इंडियन एम्बेसी परचेज टेंजिबल एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री एंड सेल्स दोज एसेट्स आफ्टर द वैल्यू इंक्रीजेस एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया। इंडिया में कुछ नहीं आ रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, अभी देखा था हमने। इंडिया में कुछ नहीं आ रहा है, इंडिया में आ रहा है तो ट्रांसफर हमें फिर न्यूज में क्यों है? अगर पैसा इंडिया में आ रहा है तो कोई नेगेटिव टोन में ना, ये तभी क्वेश्चन पूछा है, ये नेगेटिव टोन में इंडायरेक्ट ट्रांसफर, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। इंडायरेक्ट ट्रांसफर नेगेटिव टोन में वोडाफोन केस में पूछा किया जा रहा था ये। अगला देखिए, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो जो ट्रांसफर का तरीका क्या है? शेयर्स। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इनडायरेक्ट ट्रांसफर में ये भी तो तरीका होना चाहिए ना कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो बेटर ऑप्शन क्या है? डी। तो वो टैक्स जो भी है भाई, उसने जो भी कंपनी ट्रांसफर की शेयर्स, जिसका पैसा कहां से आ रहा था? इंडिया में एसेट थे, इंडिया में वो शेयर थे, इंडिया को उस पर क्या मिलना चाहिए? टैक्स। पर उसने वो शेयर कहां ट्रांसफर कर दिए? बाहर। टैक्स कहां जा रहा है? बाहर। तो इंडिया को लॉस हुआ बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ दीज शेयर्स एंड दिस इज इंडायरेक्ट ट्रांसफर। यहां वो वर्ड लिखी है ट्रांसफर वाली, कौन सी? शेयर्स। तो बेटर ऑप्शन इज डी, ना कि बी। बी होता अगर हमारे पास डी ना होता हम बी लगा देते, बट डी इज मच बेटर। दैट्स व्हाई ऑप्शन क्या था वहां पे? बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो ध्यान में रखना था, बेस्ट चूज करना है, मतलब कोई ऑप्शंस आपस में आसपास ही होंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। With reference to the expenditure by an organization or a company, which of the following statements is or are correct? Which of the following statements is or are correct? Acquiring new technology is a capital expenditure. Capital expenditure क्या होता है? आपने कुछ ऐसा किया जिसको तुम एसेट्स को, मतलब किसी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने में यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी एक्वायर की, तो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज उस टेक्नोलॉजी से तुम और गुड्स बना सकते हो। रेवेन्यू होता है जो खुद में कंज्यूम हो जाते हैं, कोई नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर से यहां तो तुम्हारा क्या होगा? एसेट बढ़ेगा। क्या बढ़ना चाहिए तुम्हारा? जब ये होता है तो एसेट क्रिएट होता है, मतलब उस एसेट से तुम और चीजें बना सकते हो। डेट फाइनेंसिंग से, जब तुम डेट फाइनेंसिंग कर रहे हो, इज कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई अगर तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब क्या है इसका? आप या तो एसेट बढ़ा रहे हैं या उससे डेट बन रहा है। मतलब अगर तुम्हारे किसी भी एक्सपेंडिचर से एसेट या डेट क्रिएट हो रहा है तो वो कैपिटल में आता है। डेट फाइनेंसिंग अपने आप में डेट है, तो ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होगा? इक्विटी में भी क्या है? एक काइंड ऑफ एसेट ही बनता है, तो ये रेवेन्यू कैसे होगा? तो डेट फाइनेंसिंग में भी कुछ ना कुछ डेट का एलिमेंट है और इक्विटी फाइनेंसिंग में कोई एसेट का एलिमेंट है, तो दोनों क्या है? कैपिटल है, तो ये रेवेन्यू नहीं होगा। और आपको ये भी पता है, जब पूछा जाता है दिस बट नॉट दिस, यही इसमें यही कह रहे हैं ना कि डेट फाइनेंसिंग इज कैपिटल बट इक्विटी फाइनेंसिंग इज रेवेन्यू। अगर स्टेटमेंट को रीफ्रेज करें तो वही भाषा निकल के आ रही है, दिस इज दिस बट दिस इज नॉट दिस। वाइल वर्ड आपने एंटर किया, दिस वाइल दिस। जब भी ऐसा आता है दिस वाइल दिस, दिस बट नॉट दिस, ये सारे स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए इज द आंसर। तो आपने ये पैटर्न डिकोड कर लिया, इस पैटर्न को जाके बार बार अप्लाई करेंगे ना ये वाले को, तो आपको दिखेगा दिस बट नॉट दिस वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। और ना क्वेश्चन पे टाइम लगाएं, हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि तभी तो पैटर्न बन पाएगा, हमें रट्टा थोड़ा लगाना है। टाइम स्पेंड करें, हर वर्ड उठाएं, बेस्ट वर्ड भी उठाया वहां पे, हमने सब कुछ देखा। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ट्राई भी ऐसे करें जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, अंडरलाइन करके, सर्कल करके, वैसे ही पेपर में सॉल्व करें। ऐसे पेपर को देख के ना सॉल्व करें, तो क्योंकि जब देखते हैं तो फिर कुछ वर्ड मिस हो जाते हैं, तो वही आप फिर उसकी यूपीएससी का जो उसने झूठ बोल रहा है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अ शेयर ऑफ अ हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। भाई गवर्नमेंट बोरो कैसे करता है? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों के पास भी होती है। तो लोगों के शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग कहां जाती है? गवर्नमेंट के पास। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, कितनी ज्यादा नहीं, अ शेयर, थोड़ा बहुत शेयर, तो वैसे ही लॉजिकल है ना। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी कुछ ना कुछ तो हाउस होल्ड के पास होंगी होंगी।
Dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt. जो गवर्नमेंट का डेट होता है इंटरनल और एक्सटर्नल डेट, उसका लार्ज कंपोनेंट क्या है? डेटेड सिक्योरिटीज। लार्जेस्ट कंपोनेंट नहीं है, वर्ड क्या है? लार्ज, मतलब काइंड ऑफ अ काइंड, इट इंक्लूड, ना तो यहां वर्ड क्या है? मेजॉरिटी, ना तो मेजॉरिटी है ना कोई फैक्ट है, बड़ा सिंपल सा वर्ड है लार्ज। अब किसको तुम लार्ज मानोगे ये तुम्हारे पे है। तो ये स्टेटमेंट गलत करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी जेनरिक स्टेटमेंट है, ये भी क्या है? सही। तो वर्ड हमने क्या पकड़ा? लार्ज। कोई लार्जेस्ट लिखा है, हाईएस्ट लिखा है, मेजॉरिटी लिखा है, लार्ज मतलब भाई डेटेड सिक्योरिटी है। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा बोरो कहां से करती है? सिक्योरिटी इशू करके। उसमें सिक्योरिटी कौन सी होती है? डेटेड। तो उसका लार्ज कंपोनेंट तो होगा ही होगा इंटरनल डेट में। और कहां पे होगा? और क्या तरीका गवर्नमेंट का पैसा बोरो करने का? ये सबसे बेस्ट तरीका है ना, यही पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स में। अगर और तरीका होता है वो भी पढ़ रहे होते बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब इसका ज्यादा कंपोनेंट होगा, तभी तो लार्ज लिखा है, लार्जेस्ट नहीं लिखा है। तो वैसे ही बड़ा जेनरिक वर्ड है ये। लार्ज को आपने अंडरलाइन किया और पकड़ा, लार्जेस्ट होना लिखा है, तो बड़ा ही जेनरिक है। जब उसे स्टेटमेंट को गलत करना होता है वो बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। लार्जेस्ट लिखता, वन ऑफ द हाईएस्ट लिखता। जब उसे सही करना होता है बड़ा ही जेनरिक लिखता है। जब स्टेटमेंट को सही करना हो, स्टेटमेंट क्या होती है? बहुत ही जेनरिक। जब गलत करना हो तब क्या होती है? बहुत स्पेसिफिक। ये आप नोट कर लेना, दिस इज एप्लीकेबल 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स। ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये पैटर्न हमने पहले डिकोड किया हुआ है। ऑफ कोर्स 100 नहीं तो 99 लग जाएगा, ये मत बोल देना, पर हाई मतलब बहुत ज्यादा बार 95 प्लस केसेस में ये लगता है। और इसको आपको पैटर्न मानना भी मानना ही है। मैं 100 इसलिए बोल रहा हूं, आपको इससे हटके काम ही नहीं करना है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, जो हमारा ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इधर आ गया है। अब इसको देखते हैं। अब इसको देखें, मैं आपको बता रहा था ना कि पेपर में किस पे फोकस है, वो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, Contempt of Court Act 1971 was passed. भाई यहां पे ये ईयर कभी गलत हुआ? कभी गलत नहीं होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट वाज पास्ड। टॉपिक में क्या आ रहा है? बार बार कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट। तो क्वेश्चन क्या है? पूछ रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे पूछ रहे हैं, इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट तो होगा ही होगा। अब यहां पे किस पे फोकस है? क्या तुम्हें ये कमेटी का नाम पता है कि नहीं? क्या कोई और कमेटी तो नहीं है? मतलब ये एक्ट कोई गलत नहीं है। अगर एक्ट गलत नहीं है मतलब एक्ट तो बना हुआ है, और एक्ट एक ही है, तो अगर कॉमन एक्ट है तो कौन बनाता है वो एक्ट? ऐसा नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ स्टेट्स तो पार्लियामेंट ने बनाया होगा। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो 1 और 4 आर सिंक, मतलब अगर 1 में ये चीज सही है तो ये तो सही होगी, तो 4 तो पक्का सही है। हाँ, हमें पता नहीं कमेटी सही है कि नहीं, ये फैक्ट है, इसको हम गलत भी कर सकते हैं, इसको गलत भी कर सकते हैं, पर बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ये फैक्ट है तो ये गलत हो सकता है, इसके चांसेस क्या गलत होने के? 70 to 80%, 100% नहीं है, 70 to 80%। पर हम बाकी चीजें भी देख लें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ देमसेल्व्स। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दिस कंटेम्प्ट। भाई एक्ट क्यों बनाया है? एक्ट में डिफाइन होगा ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीजें, बहुत ही कम चीजें डिफाइन है। जो डिफाइन है वो आपको याद है, बाकी तो डिफाइन है ही नहीं है। अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइन नहीं है, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं है, कल भी पढ़ा था वो भी डिफाइन नहीं है। तो जहां पे डिफाइन आ जाए, ये तो यूपीएससी का बेस्ट तरीका है स्टेटमेंट्स को गलत करने का। वैसे ये डिफाइंड है एक्ट में, पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। थर्ड गलत हुई तो डी गया, सी गया, बचा क्या? 1, 2 एंड 1, 2 एंड 4। मतलब 1 क्या हो गया? अपने आप सही हो गया, जो हम एज्यूम कर रहे थे। चांसेस क्या है? गलत। बस उसने स्टेटमेंट ही ऐसे बनाई है, ऑप्शन ही ऐसे बनाए हैं कि ये सही दिया है। क्या बचा है? 2। अब 1, 2 अपने आप सही हो गया है, 4 सही सही है, तो क्या बच गया आंसर? बी। तो ये अगर आपको पता लग जाता तो क्वेश्चन आ जाता। और ये कहां से पता लग रहा है? स्टेटमेंट से अपने आप। दिस लेवल ऑफ डिकोडिंग इज रिक्वायर्ड। हिम्मत नहीं हारनी है लास्ट तक, हमेशा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कर रहा है। फैक्ट देखे क्रॉस करके ये मत कर देना 1 गलत है, आंसर क्या है? 3, 4 या 3। यहां हम ऐसे मत करें। बच्चे ये भी कर सकते हैं, आंसर क्या है? 3, 4 एंड 3, बिकॉज 1 क्या है? कमेटी का फैक्ट गलत होता है। वो होगी रट्टेबाजी, वो होगी एलिमिनेशन ट्रिक्स। एक होता है आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं माइंडसेट को, कि नहीं
वी आर डूइंग माइंडसेट एनालिसिस, नॉट एलिमिनेशन ट्रिक्स। वो बड़ी फेक है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो इंटरनलाइजेशन नहीं है, वो आइडियाज नहीं है, वो स्टेटमेंट का एनालिसिस नहीं है, वो रट्टाफिकेशन है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from advocates. This but not this, आपका दिमाग यहां पे अलर्ट हो गया, ये यूपीएससी का पैटर्न मैंने पकड़ लिया। अब मैं लॉजिक लगाता हूं कि ठीक है, ये कह रहे हैं ये तो एडवोकेट है, हाँ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर तो एडवोकेट है ही ना, वो तो एडवोकेट होते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं। अब आते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स आर नॉट एडवोकेट्स। भाई कॉर्पोरेट एडवोकेट्स भी होते हैं, वो कॉर्पोरेट फील्ड को डील करते हैं। आप जाते हैं ना, आपने लॉ की, आप किसी कॉर्पोरेट में जाके बन गए, आप उसमें कॉर्पोरेट एडवोकेट की तरह काम करते हैं, बस वो कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है, ये सिविल और क्रिमिनल अफेयर्स में होगा। तो क्यों नहीं होगा कॉर्पोरेट अफेयर्स में एडवोकेट? एडवोकेट तो हर जगह ही है, बस उनका क्या है, डायमेंशन अलग अलग है। तो यहां वैसे भी बट है, और लॉजिक बोल रहा है कि हाँ भाई कॉर्पोरेट में भी तो एडवोकेट होते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड के एडवोकेट्स होते हैं। गलत। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। मतलब बस ये सिंपल सा ये बोल रहा है यहां पे कि जो लीगल एजुकेशन है उस पे बार काउंसिल रेगुलेशन करता है। अब मुझे बताएं, अगर बार काउंसिल है, ये बॉडी क्या है, लॉ वाली बॉडी है। अब काउंसिल का काम क्या होता है कि कोई चीज को रेगुलेट करना, और किसको रेगुलेट करेगा, बार को। बार में कौन होते हैं, लॉयर्स। लॉयर की क्या देखेगा, एजुकेशन। एजुकेशन को क्या करेगा, रेगुलेट। बार काउंसिल मतलब लॉयर्स, एडवोकेट्स। अब उनको रेगुलेट करना है तो उनकी एजुकेशन को भी रेगुलेट करना पड़ेगा कि भाई इनकी कौन सी डिग्री को मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। ये थोड़ा ना है कि हाँ कोई भी कॉलेज से लॉ करके आ गए जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है उसको लॉयर मान लिया, तो उसको एफिलिएशन भी चाहिए होगी। तो बार और बार काउंसिल को होता है कि लॉयर्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो एजुकेशन के सिलेबस कौन डिसाइड करता है, वो भी करेगा। बड़ा ही लॉजिकल है ये, अगर ऐसे डिकोड कर पा रहे हैं। जाना पड़ेगा इसको, ऐसे फैक्ट ना देखें बार काउंसिल में, क्या पता बार काउंसिल ना करता हो, पर ये सोचे ना बार काउंसिल है क्या, क्यों बनाई की होगी, बार काउंसिल में कौन होता है, उसका काम क्या होता है। तो बार काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी है, बार काउंसिल भी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नीचे एक बॉडी बनाई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल एक बॉडी है, और वो बॉडी का काम क्या हो सकता है, लॉयर्स को लेके होगा, और लॉयर्स को लेकर क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो वहां उस लॉजिक तक पहुंचे ऐसे एक्सट्रपोलेट करके। ये मत सोचें क्या पता ये ना करती हो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करती हो। और भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करती हो, बार काउंसिल जो बनाई है उसका सोचे ना कि उसके अंदर काम क्या है, उसका लॉयर्स का रेगुलेशन। और लॉयर्स का रेगुलेशन किस सेंस में होगा, लॉयर्स क्या हैं, उनकी एजुकेशन पे रेगुलेशन होगा। तो सेंस में ये स्टेटमेंट क्या है, सही। तो आंसर क्या है, बी। तो आप अगर इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को ऐसे गलत कर रहे हैं कि क्या पता कॉर्पोरेट लॉयर्स को एडवोकेट ना मानते हो, क्या पता बार काउंसिल ना करती हो, दिस इज नॉट द बेस्ट वे। यू हैव टू डिकोड द पैटर्न्स, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यूपीएससी आपसे लॉजिक के बेस पे सही करवाती है, ना कि ये सोच के कि मैं इसको गलत देती हूं। आया समझ में, ये माइंडसेट बहुत रिक्वायर्ड है। अदरवाइज अगर दूसरे माइंडसेट से जा रहे हैं तभी तो कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, बिकॉज आप अपनी हर चीज पे डाउट करते हैं यूपीएससी की, ना कि उस पर लॉजिक लगा के वहां पहुंचते हैं। आया समझ में यहां तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये तो सिंपल है पॉलिटी का। पॉलिटी में कई बार तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं अमेंडमेंट को लेके। अब इसको देखते हैं। Consider the following statements. A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the President of India. When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his assent. ये तो amendment से आया था, ये तो सही स्टेटमेंट है। अगर आपको पता है कि सिर्फ मनी बिल के केस में, या एक और बिल होता है कौन सा, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, वहां ये चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज, और यहाँ पे जॉइंट सीटिंग नहीं होती है, बिल्कुल सही। मनी बिल में भी नहीं होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं होती है, ये आपको पता है। तीनों स्टेटमेंट्स का करेक्ट आंसर इज डी। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थीम आपको कभी नहीं मिस करनी है। नॉलेज बेस्ड लर्निंग क्या है, आर्टिकल 368 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आया समझ में यहां तक। अब हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
देखें 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14. Consider the following statements. The Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks: cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state and deputy minister. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, जब भी कभी आ जाए ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, और भाई ये काम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो चीजें बता देता है, उसको डिफाइन क्लासिफाई नहीं करता है। ये थोड़ा ना, ये तो चेंज करती रहती है गवर्नमेंट अपने हिसाब से, वहां थोड़ा ना लिखा है। ये तो जो गवर्नमेंट का बिजनेस होता है ना, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, उसमें लिखा होगा भाई ये रूल्स हैं। ये संविधान क्यों क्लासिफाई करेगी इन चीजों को? ये वर्ड देख के क्रॉस कर दें। The total number of ministers in the union cabinet, including PM, shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha. Word क्या है? लोक सभा। वर्ड क्या है? 15। वर्ड क्या है? इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। 3 फैक्ट हैं। अब आप सोचेंगे 3 फैक्ट हैं, क्रॉस कर देते हैं और आंसर क्या लगा देते हैं? नन। ये हो गया रट्टाफिकेशन कि भाई आपने फैक्ट देखा, कुछ सोचा ही नहीं है। आप देखें ना कि गवर्नमेंट, आपने सोचा हाँ ये आया तो था, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था उसमें मिनिस्टर्स की संख्या को कम कर दिया था, लिमिट कर दिया था। आपने सोचा बिल्कुल सही, कौन सी अमेंडमेंट से आया था? 91st। फिर आपने सोचा कि कितनी स्ट्रेंथ थी, तो आपने सोचा हाँ मैंने फैक्ट पढ़ा है कौन सा? 15%। अगर आपने फैक्ट पढ़ा है, डाउट आएगा 10% या 15%। तो अगर आपको 10% वाला डाउट आ गया तो आपको गलत कर दोगे, पर एटलीस्ट ये तो याद हो 10 और 15 में से कोई नंबर है। और आपने देखा हाँ ऑफकोर्स वो लोकसभा की स्ट्रेंथ के बेसिस पे होता है, 15% होता है, और पीएम उसमें इंक्लूड ही होगा क्योंकि सारे मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है? 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। अगर ये याद है फिर तो आप सही करेंगे ना इसको, फिर तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही। मतलब ऐसे नहीं फैक्ट्स देके कांटा मारते हैं, थोड़ा सा उस पर एनालिसिस भी लगाएं, अपनी नॉलेज को एक्वायर जो की है आपने उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करें, ब्लाइंडली ना फैक्ट्स को कांटा मार दें। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। और ये जो हम कर रहे हैं ये सीरीज, इससे ट्राई करें कि अपने आपके साथ आप ये चीजें इंटरनलाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो है यहाँ पे, द क्वेश्चन नंबर दैट इज 15। अब 15 क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी? भाई दोनों करते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, एक्सक्लूसिव पावर तो नहीं है। उसके बाद है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पे है? लोकसभा में, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। टू इम्पीच अ प्रेसिडेंट, दोनों हाउस करते हैं, लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से, ये भी गलत। तो आंसर क्या? ओनली 2 इज आंसर। इन दिस केस ओनली लोकसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर्स। आया समझ में? सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी वो पैटर्न डिकोड करने में। इनफैक्ट अब तो वो पैटर्न्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो, आफ्टर 2 पेपर्स, in fact after 1 paper, you will start appreciating those patterns because the patterns will start repeating. I hope this series is helping you to clear prelims exam. Thank you so much. We'll see you soon.